Good evening, students. Welcome to Light Beam classes. So let's begin with our new chapter, that is heredity. है ना, अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया एंड हेरिडिटी पढ़ने का मजा तभी है जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि उसी के बाद हमें समझ में आता है ना कि लाइक बेसिक क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ लेते हैं कुछ अगले फर्दर कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से कि हेरिडिटी है क्या, है ना। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी तभी हम बाकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या है ना। देखो, रिप्रोडक्शन हमने देखा कि न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्रोजेनी बन रही है, राइट। अभी क्या, अभी एक छोटी सी चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, लाइक हम अगर अपनी बात करें ना, तो हम ऐसा क्यों है कि कुछ कुछ करेक्टर मम्मी जैसे हैं, कुछ कुछ पापा जैसे, थोड़े से हम पापा जैसे दिख रहे हैं, थोड़े से मम्मी जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे भाई बहन की अगर बात करें तो हमारी वॉइस समटाइम सेम हो जाती है ना, हम थोड़े थोड़े दिखने में सेम लगते हैं, बट एग्जैक्टली 100% सेम तो नहीं होते ना। कि कोई कोई बॉय बोले भी मैं तो 100% पापा जैसा दिखता हूँ, या कोई गर्ल बोले मैं 100% मम्मी जैसी दिखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है ना, ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि हम 100% एकदम एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन्स हों, है ना, आइडेंटिकल हो। तो ये तो नहीं है, हम है ही नहीं, हो ही नहीं सकते ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों नहीं होता, कुछ यही क्वेश्चंस ना माइंड में रखने हैं हमने, और माइंड में रखने के बाद फिर इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट कि ऐसा क्या है कि क्यों हम थोड़े से सेम हैं, थोड़े से मम्मी जैसे हैं, थोड़े से पापा जैसे हैं, या फिर थोड़े से अलग क्यों है ना। क्यों हम अलग हैं, या हमें क्यों बोल देते हैं भाई हमारा जो फेस कट है वो फैमिली में किसी से मैच नहीं हो रहा, यहाँ इसका फेस कट इसका पर्टिकुलर रिलेटिव से मैच होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स ना अभी अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि हेरिडिटी है क्या। देखो, हेरिडिटी के जैसा मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसको हम देखते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। कि ये क्या है ना। देखो, जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले ना, ये सभी के माइंड में आते हैं। कई बार हम सोचते नहीं है कि क्यों हम सेम हैं या क्यों हम सेम नहीं हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत दिमाग में आती हैं, थोड़ा सोचो ना तो आंसर्स मिल जाते हैं कि क्यों हम अलग हैं और क्यों हम सेम हैं। तो शुरुआत करते हैं हेरिडिटी से और इनहेरिटेंस से। देखो, रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ, गैमीट्स फ्यूज हो गए, दो डिफरेंट डीएनए फ्यूज हो गए, एक नया डीएनए बनकर सामने आया, दैट इज एक जाइगोट बना, नया इंडिविजुअल बना। तो अभी क्या है ना, देखो, जब नई जनरेशन बनती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ जो डीएनए है उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, उसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो इनहेरिटेंस की बात करें, सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ठीक। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो, डेफिनेशन खुद की अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगी, जल्दी याद हो जाएगी। रट्टाफिकेशन पर जाएंगे, रटेंगे ना तो रटते ही रह जाएंगे और फिर हम भूल जाएंगे कि हमने क्या याद किया था। सो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। लाइक हमारे पेरेंट्स से उनके जो करेक्टर हैं वो हमारी बॉडी में आ रहे हैं और हम अपने करेक्टर अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे, है ना। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, दैट इज करेक्टर। मैम ने ये तो बता दिया कि करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन करेक्टर हैं क्या, है ना। देखो, रिप्रोडक्शन हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक। नया ऑर्गेनिज्म बन गया हमारे सामने, देख हम बन गए, ठीक। अब हम बन गए, अब हमारे कुछ करेक्टर मम्मी जैसे हैं, कुछ पापा जैसे। अब ऐसा कैसे हो गया? ये करेक्टर से मतलब क्या है बेटा? करेक्टर से मतलब हुआ हमारे जैसे कि आईज कलर, है ना, आईज शेप, नोज शेप, लिप्स शेप, हमारी हाइट, है ना, हमारा हेयर टेक्सचर, हमारा खुद का कॉम्प्लेक्शन, ये कुछ करेक्टर हैं, है ना, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, जो हमें कोरिलेट कर रहे हैं, दैट इज द करेक्टर, ठीक है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। करेक्टर्स मतलब कि कुछ एक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमारे कुछ करेक्टर्स आ रहे हैं, है ना। हम
कैसे दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें, लाइक कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। सी जब क्या है, देखो जब गैमीट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, गैमीट्स बोले तो स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज़ हो गए, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज़ हो गए तो क्या हुआ, ओवा के अंदर क्या था, मदर डीएनए, ठीक, फिर क्या था, स्पर्म के अंदर क्या था, फादर डीएनए, मदर डीएनए फादर डीएनए, फ्यूज हो गया, क्या बन गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये जाइगोट फॉर्म हुआ, दैट इज इसके अंदर क्या है, मदर प्लस फादर, दोनों का डीएनए प्रेजेंट है, दोनों का डीएनए फ्यूज हो गया। अब मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, जो हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो मदर से भी आई है, वो फादर से भी आई है। अब इन्फॉर्मेशन कैसे आ जाती है ना, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। सो बेसिक से लेकर चले तो इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चे हमारा डीएनए, है ना, हमारे पास क्या है, डीएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जेनेटिक मटेरियल में ऐसा क्या है, थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक हेडिंग बना देते हैं हम यहाँ पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें, सो डीएनए बेटा कैसा, डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है कुछ इस तरीके के, ठीक है, क्या है, दो स्ट्रैंड है। अब क्या है इसमें, यही डीएनए है जो कि मदर से फादर से हमारे पास आया, ठीक है, और ये कितना होता है बेटा, 2 मीटर लॉन्ग होता है, ईच डीएनए 2 मीटर लॉन्ग, ठीक, ईच डीएनए क्या है, 2 मीटर लॉन्ग है। अब क्या है, ये जो डीएनए है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में आया है, इसमें क्या है, इसमें जीन्स प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इसमें ना ये जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या है, डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो है दैट इज जीन, दैट इज जीन, ठीक है, डीएनए में क्या प्रेजेंट है बेटा, जीन प्रेजेंट है, डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। अभी जीन क्या है, जीन क्या होते हैं, जीन कोड होते हैं, और ये जो जीन्स हैं यही जीन्स ही डिसाइड करते हैं हमारे सारे करेक्टर। मतलब कि देखो, अगर तुम बोल रहे हो ना कि मेरी हाइट बड़ी अच्छी है, या मेरी हाइट बहुत कम है, या मेरे हेयर्स बड़े अच्छे हैं, मेरे हेयर्स ब्लैक है, मेरे हेयर्स ब्लॉन्ड कलर के हैं, ब्राउन कलर के हेयर्स हैं, मेरे आइज़ का कलर ना ब्लैक है, या आइज़ का कलर ब्लू है ना, या मेरा कॉम्प्लेक्शन बड़ा डार्क है, मैं एकदम, या फिर मेरा कॉम्प्लेक्शन बड़ा वाइट विटिश कॉम्प्लेक्शन है, एकदम क्लियर क्लियर कॉम्प्लेक्शन है हमारा, तो वो किसकी वजह से है, वो है हमारे जीन्स की वजह से, ठीक, दैट इज हमारे जो भी करेक्टर हैं, है ना, जो भी करेक्टर हैं वो किसकी वजह से आते हैं बेटा, जीन की वजह से आते हैं, ठीक है, जो भी करेक्टर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, जीन की वजह से आते हैं, क्लियर। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, करेक्टर किसकी वजह से आ रहे हैं, जीन की वजह से आ रहे हैं। जब डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तो एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ट्रांसफर होते हैं जीन, ठीक है, जब डीएनए ट्रांसफर होता है तो एक्चुअल में कौन ट्रांसफर हो रहा है, जीन ट्रांसफर हो रहा है, और जीन में ही क्या है, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। चलो जी, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल गई। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे की बात करते हैं। तो ये थी जीन के बारे, अब जीन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लिया जाए, है ना। देखो जीन ही है जो एक्चुअल में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसीलिए बेटा, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन्हें बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स में है, जीन्स ही हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। अगर जीन बदल गए तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी बदल जाएगी। देन नेक्स्ट, अभी ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, अब ना थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं वेरिएशन की तरफ। देखो वेरिएशन वाला जो एक टॉपिक है ये हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, और वहाँ पर भी मैंने क्लियर किया था। देखो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन का मतलब हुआ बेटा चेंजेस, वेरिएशन का मतलब चेंजेस, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस मतलब क्या, चेंजेस इन आवर बॉडी बाय
द चेंज इन एनवायरनमेंट। देखो जब एनवायरनमेंट बदलता है तो हमारे जीन्स में, हमारे बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन। अभी क्या है, वेरिएशन का इम्पॉर्टेंस क्या है ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंस की बात करें तो वेरिएशन चेंजेस हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। दूसरा, न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन, न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। कौन? वेरिएशन। और नेक्स्ट बात करें तो ये क्या कर रहे हैं? ये हेल्प करते हैं किसमें? इवोल्यूशन में। ये जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें भी मदद करते हैं। कौन? ये वेरिएशन। देखो, इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ठीक है, वेरिएशन, डिफरेंसेस, चेंजेस, मतलब एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन मैंने पहले भी बताया है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल में क्या है कि जो वेरिएशन है बहुत ही थोड़े से होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर होते हैं। अब क्यों होते हैं वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट था कि दे इंक्रीज दी चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत साल पहले बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। क्या हुआ कि एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आए, लाइक जैसे डायनासोर्स भी थे, है ना। तो क्या हुआ कि एकदम एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, एकदम पूरा एक्सट्रीम चेंजेस हुए। अब जो वो एक्सट्रीम चेंजेस हुए तो देखो उस चेंज एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाया, मतलब जो अडेप्ट हो गया, जिसमें अडेप्टेशंस हो गए, जिसकी बॉडी में चेंजेस हो गए, वो क्या कर लिया उसने, उस चेंज एनवायरनमेंट के साथ में उसकी बॉडी चेंज हो गई। जिसकी बॉडी चेंज हो गई मतलब अडेप्टेशन हो गए, वो सर्वाइव कर गया, है ना, मतलब वेरिएशन। जिसमें वेरिएशन आ गए वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशी क्या कर पाती है? सर्वाइव कर पाती है। जैसे हम लोग ही बात करें, हमेशा से तो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, अभी हमारी बॉडी इस चेंज एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रही है ना। अब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, अब वेरिएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम की पॉइंट मैं बता दूं, दे टेंड टू एक्यूमुलेट। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद इनको हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी अगली जनरेशन में। वेरिएशन क्या है? चेंजेस हैं जो कि हमारी पूरी एक लाइफ टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे लाइफ में हम जो भी चेंजेस अडाप्ट करते हैं वो हमारी बॉडी में वो चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और वही चेंजेस हम क्या करते हैं? अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब खुद सोचो ना, एक न्यू बॉर्न, एक न्यू इंडिविजुअल, एकदम न्यू बॉर्न बेबी कैसे इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर पा रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में जीन्स हैं जो उसको उसके पेरेंट्स से मिले हैं, वो जीन्स जो उसको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, राइट। तो ये क्या हुआ? हमारा वेरिएशन हुआ। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये वेरिएशंस जो है वो इतने मेजर क्यों हैं, इतने सारे वेरिएशंस एक साथ कैसे, है ना, मतलब वेरिएशन आ ही क्यों रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, इतने सारे वेरिएशन क्यों हैं, लार्ज वेरिएशन क्यों है? कैसे एकदम पता लग रहा है कि भाई मैं तो अपनी मम्मी जैसी नहीं हूँ, या मैं एकदम 100% अपने पापा जैसी नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे जैसा नहीं है, मेरी बहन मेरे जैसी नहीं है ना, हम 100% कॉपी नहीं। इवन जो ट्विंस हैं, है ना, जुड़वा, वो भी 100% सेम नहीं होते, 100% आइडेंटिकल नहीं होते। और क्यों नहीं होते आइडेंटिकल, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अब देखो, डीएनए, दैट इज मदर डीएनए एंड फादर डीएनए, ठीक, दो डिफरेंट डीएनए आ रहे हैं, दो दो डिफरेंट डीएनए आ रहे हैं, दो डिफरेंट डीएनए, दैट इज एक स्ट्रैंड आया मदर से, एक स्ट्रैंड आया फादर से। ये एक एक क्यों आ रहा है वो भी अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या है, एक स्ट्रैंड आया मदर से, एक स्ट्रैंड आया फादर से, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये हो गए फ्यूज, और एक क्या बन गया? एक नया डीएनए बन गया। ठीक है, दैट इज दो डिफरेंट डीएनए आ रहे हैं, दो अलग लोग हैं, दो अलग इंसान हैं जिनका डीएनए फ्यूज कर रहा है। ठीक है, फ्यूज जब कर रहा है, लाइक हाफ हाफ, 50-50 फ्यूज कर रहा है, तो दैट इज एक नया डीएनए बन रहा है। अब ये जो नया डीएनए बन रहा है, तो ये जो नया डीएनए है दैट इज, इसका ये एकदम नया ही होगा, मतलब ये प्रीवियस से सेम नहीं होगा। यही कारण है कि हम
क्यों नहीं है 50% मम्मी जैसे, क्यों नहीं है 50% पापा जैसे, मतलब सॉरी 100% क्यों नहीं है मम्मी जैसे और 100% क्यों नहीं है पापा जैसे, क्योंकि 50-50 करेक्टर आ रहे हैं, 50% मम्मी से आ रहे हैं, 50% पापा से आ रहे हैं, 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर। दैट इज वाई वी गेट अ न्यू डीएनए। हमारे डीएनए किसी से भी मैच नहीं होते, डीएनए एकदम यूनिक होता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि दो अलग इंडिविजुअल का डीएनए फ्यूज हो रहा है, इसी वजह से क्या होते हैं बेटा, वेरिएशन आते हैं। इसी वजह से हम थोड़े बहुत तो सिमिलर हैं, वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, हम सेम हैं बट बिल्कुल क्लोन्स नहीं हैं। तो ये थी कहानी वेरिएशन की। ठीक है, ये था पूरा वेरिएशन की, वेरिएशन क्या है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं एक नए टर्म्स की तरफ, दैट इज एक नया टर्म है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी बेसिकली ना क्या है, जेनेटिक्स के अंडर आता है ना। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स बेटा क्या है, ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that includes the study of inheritance and variation। ठीक है, देखो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, इनहेरिटेंस है ना, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, दैट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स एंड वेरिएशन। जब करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो चेंजेस, देखो वेरिएशन चेंजेस, मुझे लगता है बच्चों को ना ये वेरिएशन टॉपिक बड़ा परेशान करता है। उनको लगता है समझ में नहीं आ रहा, क्या ही क्वेश्चन आ रहा है, हर बारी गलत हो जा रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहे। तो वेरिएशन को एकदम कॉन्सेप्ट रखो, चेंजेस जो हमारे अराउंड, जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज क्या हुआ, ये वेरिएशन। सो अभी दैट इज वेरिएशन, और इनहेरिटेंस की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जेनेटिक्स बोल रहे हैं ना। टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है ना, जेनेटिक्स चलो समझ तो लिया, जेनेटिक्स दिया किसने था। देखो एक साइंटिस्ट थे बेटसन, विलियम विलियम बेटसन है ना, विलियम बेटसन, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, मतलब ये टर्म दिया था। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन है? मुझे पता है बहुत सारों का आंसर पता होंगे। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इसके साथ में इसको इस नाम को याद रखना है, स्पेशली मेंडल टर्म को, ये आपको बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है। पूरे चैप्टर में बस मेंडल अंकल की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो क्यों है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स, या क्यों इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं ना। अभी बात करते हैं हम मेंडल अंकल के बारे में। सो मेंडल के बारे में बात करें, सो मेंडल ने क्या किया, देखो मेंडल जिनको हम बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको ना नोबेल प्राइज भी मिला था। ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। इनको इनके काम के लिए, इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या मिला था, इनको इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें इनके काम के लिए। क्यों? क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स थे कुछ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे जिसकी वजह से, और वो ऑब्जर्वेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने रेलेवेंट थे, जो कि बेसिस बने, जो कि बेसिक बना हमारे जेनेटिक्स का, जिससे ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने करेक्टर्स को रीड किया, जिन्होंने ये चीज़ देखी, जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई कुछ तो है, लाइक समथिंग इज ट्रांसफरिंग, समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कुछ तो है, इधर वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर
ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से सेम करेक्टर आ रहे हैं, लाइक ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, कैट से कैट आ रहे हैं, डॉग से डॉग आ रहे हैं, ऐसा क्यों, है ना। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बन रहा है, वायरस तो नहीं बनता, बैक्टीरिया ही बनता है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग ही बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ह्यूमन से कभी कैट्स तो नहीं आते, ह्यूमन से कभी डॉग्स तो नहीं आते, ह्यूमंस ऑलवेज गिव बर्थ टू दी ह्यूमंस, तो ऐसा क्यों, मतलब कुछ तो एक है कॉन्सेप्ट जो ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, मेंडल ने डिस्कवर किया था, मेंडल ने बताया था जीन्स के बारे में, ठीक है। मेंडल ने बोला कि जो जीन्स है, मेंडल ने बोला कि जीन्स है, एक्चुअल में जीन्स हैं जो ट्रांसफर, मतलब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया और अपनी स्टडी से ये बताया एक्चुअल में जीन्स ही हैं, जीन्स आर दी वन जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये जीन्स ही हैं एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसकी वजह से करेक्टर्स आते हैं। और उस टाइम पर मेंडल ने इन जीन्स को क्या नाम दिया था बेटा, फैक्टर्स दिया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम में फैक्टर आ जाए या जीन आ जाए सेम है। हमें लगता है अरे वही फैक्टर पूछ ले, हमने तो पढ़ा नहीं, हम तो जीन्स पढ़ के गए थे, तो परेशान नहीं होना। जीन्स आर फैक्टर्स, बेसिकली मेंडल ने टर्म फैक्टर यूज़ किया था फॉर दी जीन्स, जीन्स टर्म तो बाद में आया, ठीक है। सो दैट इज ये मेंडल इज रिगार्डेड एज दी फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, जो कि सबसे फर्स्ट वन थे जिन्होंने स्टडी किया, बहुत ही रिलेवेंट स्टडीज़ दिए, ऑब्जर्वेशंस दिए, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया था, है ना, मेंडल ने क्या क्या काम किए, कैसे उन्होंने बताया कि भाई ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा। स्टार्ट करने से पहले बस छोटे छोटे से कुछ टर्म्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, है ना, ताकि ना बाद में हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा एक्वायर्ड, कुछ एक टर्म आने वाले हैं आगे, है ना, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात करें, एक्वायर्ड बेटा दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ट्रेट, अच्छा उससे भी पहले चलो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पहले करेक्टर्स की। करेक्टर क्या है, देखो करेक्टर और ट्रेट में क्या फ़र्क है। करेक्टर का मतलब क्या हुआ, नोज शेप, कैसे है, लॉन्ग है या फिर शॉर्ट नोज है ना। हेयर कलर ब्लैक है या फिर ब्लॉन्ड है, ठीक है। आईज कलर ब्लैक है या फिर ब्राउन है। तो देखो करेक्टर मतलब कॉमन करेक्टर, कॉमन करेक्टर, और ट्रेट मतलब स्पेसिफिक ट्रेट, मतलब क्या करेक्टर आया। भाई मैंने बोला कि ब्लैक हेयर, तो हेयर कलर इज करेक्टर, ब्लैक इज ट्रेट, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत छोटा सा फर्क है, समझ लेना, करेक्टर और ट्रेट के बीच में, ठीक। अब बात करते हैं एक्वायर्ड के बारे में। देखो एक्वायर्ड मतलब जो हमने एक्वायर किया है, मतलब जो हमने क्या किया है, गेन थ्रू आउट द लाइफ, मतलब हम क्या करें ना अपने पूरे लाइफ स्पैन में, अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ जो चीज़ें है ना जो हम लर्न कर रहे हैं, मतलब जो हमें क्या है हमारे पेरेंट्स से क्या नहीं हुई हैं, डू नॉट इनहेरिट, मतलब जो हमें इनहेरिट नहीं हुई हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली हैं, है ना, जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली हैं, वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है, जो कि हम पूरे लाइफ टाइम में लर्न करते हैं। चलो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो, है ना, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आते हैं भाई, एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि हमारा टेस्ट, टेस्ट जैसे कि हमें ना फास्ट फूड बहुत पसंद है, फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ना, ठंड है सर्दी है, सबसे ज़्यादा मोमोज पसंद है। मोमोज हमें हमेशा से तो टेस्ट नहीं पता था, अब खुद सोचो ना जब हमने बर्थ लिया, हम इस दुनिया में आए, कि हमें पता था कि मोमोज का टेस्ट कैसा है ना, फास्ट फूड कैसा है, जो स्पाइसी जंक फूड जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, उसका टेस्ट कैसा है, क्या हमें पता था। वो जो एक स्पेसिफिक टेस्ट है वो हमने क्या किया, हमने लर्न किया, है ना। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट एक और चीज़ देखे, जैसे कि वॉकिंग,
वॉकिंग मतलब चलना, पैदा होते ही हम चलना नहीं सीखते, धीरे 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 लर्न करते हैं दैट हाउ टू वॉक। सो दैट इज़, ये क्या हुआ हमारा एक्वायर्ड, मतलब जो हमने अपने पूरे लाइफ स्पैन में सीखा, आफ्टर बर्थ हमने सीखा, है ना, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला। अब यहाँ पर इनहेरिटेड की बात करें, इनहेरिटेड देखो वर्ड आ गया ना, फिर अगर इसका मतलब समझ में आ गया तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, मतलब जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज दे इनहेरिट। ये क्या हुआ है, इनहेरिट हुए हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, इनहेरिट होकर हमारी बॉडी में आए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, लाइक आइज कलर, है ना, नोज शेप, फिर हेयर कलर एक्सेट्रा, है ना, ये सारा कुछ क्या है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। कुछ हमारे न्यूली डेवलप करेक्टर, मतलब जब हमने बर्थ लिया तो हमारी बॉडी में सब कुछ था, है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये क्या हुआ हमारा इनहेरिटेड करेक्टर हुआ। फटाफट क्विक सम अप कर दूं मैं। हमने पढ़ा इनहेरिटेंस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, हमने पढ़े वेरिएशन, दैट इज चेंजेस, है ना, इन आवर बॉडी, जो कि एक्यूमुलेट होते हैं, जिनको हम ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हमने पढ़ा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर हमने पढ़ा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अब हम कुछ इन जनरल टॉपिक्स की बात कर रहे थे, जो कुछ टर्म्स इसमें आते हैं, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड जो हम अपनी लाइफ टाइम में लर्न कर रहे हैं, इनहेरिटेड जो कि हमें ट्रांसफर हुए, हमें मिले हैं, गिफ्टेड बाय आवर पेरेंट्स, गिफ्टेड बाय द नेचर। तो ये क्या है हमारे इन जनरल। चलो अब अगले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल। अब मेंडल जो है ना, बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें इनका नाम लेना चाहिए ना, मेंडल जो हैं सर, है ना। तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब इन्होंने, हमने पढ़ा भी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, लाइक सब सब कुछ यही है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया ना, इन्होंने काम क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, 3 लॉज दिए थे। हाँ, वही 3 लॉज जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बिल्कुल द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉज, जो कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला कि मेंडल जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला इनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, इनके ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो क्या हुआ ना, देखो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, है ना, मॉन्क थे, जिनकी ना लाइक समवेयर उन्होंने अपने सराउंडिंग में देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है ना, कि प्लांट्स जो हैं, लाइक पी प्लांट है, पी प्लांट से पी प्लांट ही आ रहा है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, ऐसा क्या है। तो दिस विद दिस कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस इन हिज माइंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस करने शुरू किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने दिए थे अपने 3 लॉ, जिनको अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया था बेटा टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज completed इन 3 स्टेप्स, 3 मेजर स्टेप तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया। अब ये प्योर लाइन्स का मतलब क्या है, पहले मैं इसको बता देती हूँ। इसका मतलब हुआ बेटा कि दैट इज द प्लांट्स दैट गेव सेम स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। प्योर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि क्या करें, एक के बाद एक के बाद एक, जो भी जनरेशन है हमेशा क्या करें, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म फॉर्म करें। ऐसा नहीं कोई टॉल प्लांट है तो उसमें आगे कभी ड्वार्फ आ गया, कभी टॉल आ गया, कभी ड्वार्फ आ गया, तो ऐसा नहीं। दैट इज प्योर प्लांट्स उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किए थे। नंबर 2, अच्छा प्योर प्लांट्स का मतलब क्या सिलेक्ट किया उन्होंने, जैसे कि टॉल प्लांट्स या फिर ड्वार्फ प्लांट,
ठीक है, अभी इसके बारे में मैं ब्रीफ करी, पहले 3 सम अप में देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर प्लांट्स, फिर उन्होंने क्या किया, उनका कराया क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से उनको क्या मिली, F1 जनरेशन मिली, राइट। फिर उन्होंने नंबर 3 क्या करा दिया बेटा, ये जो F2 जनरेशन आई थी उसकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। अब तुम लोगों को क्या करना है बेटा, ये जो 3 स्टेप हैं बिल्कुल माइंड में रखने, और अब हम करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले प्योर लाइन्स लिए, दूसरा स्टेप क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा स्टेप सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फटाफट से करते हैं तो आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो 3 स्टेप दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल बढ़िया। अभी सबसे पहले उसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया था बेटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर में उन्होंने क्या, सबसे पहले क्या लिए, प्योर प्लांट्स लिए, बोले तो टॉल प्लांट्स जिनका जीनोटाइप क्या था, टीटी, एंड ड्वार्फ प्लांट लिए, ठीक है, जिनका क्या था, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, देखो ये क्या है, जब भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, देखो जब भी कैपिटल मतलब डोमिनेटिंग और स्मॉल टी मतलब रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेटिंग रिसेसिव, अभी ये समझ में आएंगे आगे क्या है डोमिनेटिंग रिसेसिव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये लिए, अब इनको नेक्स्ट क्या कर दिया उसने, इनको क्या कराया, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, टॉल प्लांट और ये ड्वार्फ प्लांट, 2 प्योर प्लांट ले लिए उन्होंने। ठीक है, प्योर लाइन्स ले लिए। अब प्योर लाइन्स में क्या करा दिया उन्होंने, करा दिया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीशीज, है ना। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कराया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर, क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर उसको कुछ ऑर्गेनिज्म मिले। देखो मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिए कुछ, कुछ क्या लिए, ड्वार्फ प्लांट लिए। ठीक है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लेके उसने क्या किया, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, मतलब खुद से उनको पॉलिनेट कराया, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन लेकर दूसरे प्लांट पे ले जाकर पॉलिनेट करा दिया, मतलब आगे होगा उनका फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब क्या हुआ, अब जो ये उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, सो इसको उसने क्या नाम दिया, उसने बेटा इसको नाम दिया F1 जनरेशन। कि क्या बनी ये, F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन। ठीक, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जो उसकी आई थी ये, ठीक है, F1 जनरेशन में उसने देखा क्या था, उसने ये देखा ऑल द प्लांट्स वर टॉल। अब ये क्या थे, उसको ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट मिले, दैट इज ये जो F1 जनरेशन है उसको क्या मिली, सारे के सारे ये जो मतलब जो प्लांट उसको दिखे वो क्या मिले, उसको टॉल मिले। वो सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल। देखो एक पेरेंट जो था, पेरेंट जैसे मदर और फादर, जैसे एक पेरेंट था टॉल, दूसरा पेरेंट था ड्वार्फ, लेकिन उसको क्या मिला, फिर टॉल और ड्वार्फ को उसने फ्यूज करा दिया, लेकिन फिर भी जो F1 जनरेशन थी सारी की सारी उसको कैसी मिली, सारे के सारे टॉल प्लांट मिले, मतलब ड्वार्फ दिखे ही नहीं। तो अब उससे उसने फिर फर्दर, अब उसको माइंड में था डाउट, क्वेश्चन था कि भाई ऐसे कैसे हो गया। फिर उसने क्या कर दिया बेटा, उसने फर्दर अब क्या करा दिया, नंबर 3 स्टेप फॉलो किया। 3 स्टेप में उसने क्या कराना था, इनका कराना था सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराना था। अब उसने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या किया, उसने बेटा बनाया पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर बनाया। अब ये जो पुनेट स्क्वायर है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना लिखना सीख लीजिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो आपको बनाना ही बनाना है, और हेरिडिटी से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है केस स्टडी पे। तो उसने क्या किया, उसने दोनों जो F1 जनरेशन जो थी, F1 जनरेशन का क्या करा दिया उसने, उसने करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देखो पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ करना भी बता रही हूँ, आपके सामने ड्रॉ करी, देखो टी टी, जब ये वाले जब करेक्टर फ्यूज होंगे, फिर ठीक है, ये हमारे पास ये बनकर आया। अब क्या है, अब उसने देखा
कि अब जो सेल्फिंग कराने के बाद जो उसकी F2 जनरेशन आई थी, ठीक है, जो उसकी F2 जनरेशन आई, अब सेल्फिंग के बाद जो बने उसको जो मिले, उसने उसका क्या नाम दे दिया, F2 जनरेशन। F का मतलब बेटा फीलियल, ठीक है, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में उसने देखा उसको क्या मिला बेटा, उसको मिले कुछ ऐसे करेक्टर, ठीक है, दैट इज, उसको मिला टॉल, टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ। मतलब उसको क्या मिला बेटा, उसको मिला कैसे, 3 प्लांट उसको कैसे मिले, टॉल मिले, और 1 प्लांट उसको कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। 3 प्लांट उसको टॉल मिले, 1 प्लांट उसको ड्वार्फ मिला, मतलब 1 प्लांट उसको छोटा मिला। तो अब ये क्या है देखो, अब ये हमने देखा है ना, ये हमने देखकर बताया है ना, मतलब ये क्या है, मैंने बोला टॉल है, ड्वार्फ है, जैसे हम बात करते हैं ना, कि ये मोटा है, ये पतला है, ये सुंदर है, ये थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है ना, ये टॉल है, ये ड्वार्फ मतलब बोना है। तो हम ये करेक्टर्स बोलते हैं ना, इनकी बात करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ये क्या, क्यों बोल रहे हैं हम, ये कैसे बोल पा रहे हैं, दैट इज हमने क्या किया, उनके फिजिकल करेक्टर्स देखे हैं, एक्सटर्नल करेक्टर्स हमने देखे। फिजिकल करेक्टर देखने के बाद हम बोलते हैं कि भाई ये लंबा है, ये छोटा बोना है ना, ड्वार्फ है। तो मतलब ये क्या हो गया, फिनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनोटाइप। फिनोटाइप पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल, ये ट्रिक से याद रखना, फिजिकल करेक्टर्स, ठीक है। फिजिकल मतलब एक्सटर्नली जो हम देख रहे हैं, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल करेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप की। अब ये जीनोटाइप मतलब बेटा, जीनोटाइप का मतलब जीन, जीनोटाइप बोले तो जीन। अभी कोई टॉल है ना, किसी की हाइट अच्छी है, कोई टॉल बना है, तो टॉल बना है मतलब क्या भाई, फॉर श्योर उसके उसके बॉडी में कोई तो जीन गए होंगे ना। मैंने बोला जीन है, जीन हमारे सारे करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर जीन नहीं होंगे तो हमारा कोई करेक्टर आएगा ही नहीं, है ना। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द करेक्टर्स इन आवर बॉडी। तो जीन तो होंगे ही ना भाई, कोई टॉल है या मैंने किसी को ड्वार्फ बोल दिया, तो इसका मतलब ये इनके अंदर कुछ तो जेनेटिक मेकअप होगा, कुछ तो जीन्स पेयर में होगा, क्योंकि जीन्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पर अब जीनोटाइप की बात करते हैं। तो जीनोटाइप में देखो, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लेनी है हमने जीनोटाइप निकालने से पहले, ठीक है। देखो ये जो है, जब हमें ये दैट इज, ये क्या है, जब सेम जीन होते हैं, 2 सेम जीन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटे, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस मतलब जो सेम, जिनका सेम जेनेटिक पेयर होता है, होमोजाइगस। और जैसे कि ये भी क्या है बेटा, होमोजाइगस है, ठीक। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो ये क्या है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। मैंने बताया था कैपिटल मतलब डोमिनेटिंग, स्मॉल मतलब रिसेसिव, ठीक है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये कैसे हैं, 2 अलग हैं, देख के पता लग रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे हेट्रोजाइगस, क्या हो गए हमारे हेट्रोजाइगस, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखते हैं इसका जीनोटाइप। अब इसके इन नामों के हिसाब से हम लिखते हैं जो जीनोटाइप। अब जरा यहाँ देखो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, होमोजाइगस टॉल। एक क्या है, 1 होमोजाइगस टॉल। फिर ठीक है, ये भी क्या था हमारा, ये वाला, ये क्या है हमारा, होमोजाइगस, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो हमारा क्या आ गया, एक आ गया हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब एक छोटा है, होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब बाकी इन दोनों की बात करें तो ये कैसे हमारे, ये हमारे हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, एक एक होमोटॉल है डोमिनेटिंग, फिर 2 हेट्रोजाइगस क्या है, टॉल है तो ये भी टॉल, लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस है। फिर ये 1 क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ और हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब है तो टॉल ही। ये क्या है, 3 उसको कैसे मिले थे, टॉल मिले, और एक उसको कैसा मिला है, ड्वार्फ मिला है, टॉल और ड्वार्फ मिले हैं, ठीक है। तो ये हुआ पूरा। सो दैट इज, ये था उसका एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि देखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सेम अगर कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप ऑफ जीन है,
तो होमो, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है तो हेट्रो, ठीक। तो दैट इज होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और वन होमोजाइगस ड्वार्फ। तो उसका ये था फिनोटाइप और ये था जीनोटाइप। फिनोटाइप बोले तो फिजिकल कैरेक्टर कैसा, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ में दैट इज कि ये क्या था। अब देखो मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये शब्द भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा। मोनो, मोनो का मतलब बेटा, मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन। देखो जब किसी एक करेक्टर को क्रॉस ब्रीड किया गया, मतलब जब मेंडल ने किसी एक करेक्टर बोले तो हाइट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया है, हाइट की बात की है, ठीक है। जब वन करेक्टर को एक अंडर एक ऑब्जर्वेशन रखा जाता है ना, मीन्स जब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे अंडर एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक करेक्टर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन ओनली वन करेक्टर इज अंडर स्टडी, ओनली वन करेक्टर इज अंडर स्टडी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाईहाइब्रिड बोले तो डाई, अभी समझ में आया, डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड का मतलब दैट इज क्या है, दो करेक्टर। देखो जब दो करेक्टर अंडर स्टडी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक करेक्टर अंडर स्टडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो वन, डाई मतलब दो करेक्टर, व्हेन टू करेक्टर्स आर अंडर स्टडी दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेंडल ने एक करेक्टर दैट इज हाइट को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, अंडर एक्सपेरिमेंट लिया, और उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर उसको क्या मिला, उसको मिला ये, उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था, मतलब F1 जनरेशन जो थी उसमें ऑल द प्लांट्स वर टॉल, और जो F2 जनरेशन थी उसमें क्या थे, उसमें तीन प्लांट, मतलब उसमें F1 जनरेशन में सारे के सारे जो थे सारे टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में उसको क्या हुआ, एकदम सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज उसने देखा कि भाई तीन तो मुझे टॉल मिले, मतलब 75% क्या थे, टॉल थे, और 25% क्या था, ड्वार्फ उसको मिला, ठीक है। 75% टॉल और 25% क्या थे, उसको ड्वार्फ मतलब मिले, मतलब तीन टॉल और एक ड्वार्फ। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। टू मतलब विद दिस क्वेश्चन उसने क्या किया, फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिनके भी हम आगे बात करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ना आपको केस स्टडी, आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते हैं, और आपसे रेशियो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। सो अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या था, देखो अभी इसने क्या किया, मेंडल का सबसे फर्स्ट लॉ, लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने क्या किया था बेटा, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ये याद रखना, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने क्या किया, उसने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। अभी क्या हुआ था, उसने ये देखा, देखो उसने ये देखा कि भाई जब मैं F1 जनरेशन मेरी पूरी की पूरी टॉल आ रही है, लेकिन F2 जनरेशन में सिर्फ तीन ही टॉल आए, एक ड्वार्फ आया, मतलब वो जो एक ड्वार्फ आया है वो ड्वार्फ क्यों है। तो उसने क्या कहा, उसने इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने ये बोला कि जो भी जीन, डोमिनेंस बता रही हूँ मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द जीन विच शोज इट्स करेक्टर, जो भी जीन अपना करेक्टर शो करता है ना, किसी भी जनरेशन में, उसने बोला वो जीन जो अपना करेक्टर शो करता है वो क्या होता है, वो हमेशा डोमिनेंट होता है। मतलब जो डोमिनेट, देखो ऐसा होता है ना, जो जो स्ट्रांग होता है घर में उसी की चलती है, या फिर जो स्ट्रांग होता है सर्कल, हमारे फ्रेंड सर्कल में जो स्ट्रांग होता है बात उसी की ज़्यादातर मानी जाती है, जो स्ट्रांग होगा लड़ाई होगी तो वही जीत भी जाएगा, समझे। तो दैट इज, उसने बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं है ना, इनहेरिटेंस, तो जो भी जीन अपना करेक्टर शो करेगा, द जीन विच शोज इट्स करेक्टर इज नोन एज डोमिनेटिंग जीन, इज नोन एज डोमिनेटिंग जीन। जो जीन अपना करेक्टर शो करेगा वो क्या होगा, हमारा डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है, डोमिनेंट जीन होगा।
तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। और दूसरी चीज उसने बोला विच डू नॉट शोज इट्स करेक्टर, डू नॉट शोज इट्स करेक्टर, वो क्या होते हैं हमारे रिसेसिव जीन्स। वो क्या है हमारे रिसेसिव जीन्स हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे रिसेसिव जीन्स हैं। जो जीन करेक्टर शो करते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, जो करेक्टर शो नहीं करते हैं वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। सो दैट इज क्या हुआ कि देखो इसी से उसने क्या कंक्लूड कर दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि ना 3 लॉ, चैप्टर में सिर्फ 3 लॉ हैं लेकिन स्टेटमेंट हमें याद नहीं होते, तो स्टेटमेंट याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। The law of dominance states that the gene which represent or shows its character is a dominating gene, and the gene which is unable to represent or shows its character is a recessive gene. तो ये था law of dominance, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जो भी जीन अपने करेक्टर शो करता है वो डोमिनेटिंग होता है, बस इतनी सी बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट द जीन विच शोज इट्स करेक्टर इज अ डोमिनेटिंग जीन, ठीक है। तो अभी रिसेसिव जीन के बारे में आगे बात कर लेते हैं। सो रिसेसिव जीन क्या है भाई, रिसेसिव जीन कहाँ है, क्या है, कहाँ रहता है। तो दैट इज, देखो जीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर कोई भी करेक्टर लाइक कोई भी जीन अगर रिसेसिव है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं होता, वो हमारे पूरे लाइफ टाइम हमारी बॉडी में ऐसे ही रहेगा, थ्रू आउट द जनरेशन वैसे रहेगा, और वो ट्रांसफ़र भी होगा, ठीक है। रिसेसिव जीन्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं बॉडी में, वो ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनेटिंग ही ट्रांसफ़र होगा, ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। रिसेसिव जीन्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डोमिनेटिंग वो है जो करेक्टर शो कर रहा है, जो करेक्टर शो नहीं कर रहा वो रिसेसिव है। लेकिन रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव अपने करेक्टर कब तभी शो करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ डोमिनेटिंग जीन, ठीक है। डोमिनेटिंग जीन की एब्सेंस में ये क्या करते हैं, अपने करेक्टर शो करते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ डोमिनेटिंग जीन जो रिसेसिव जीन्स होते हैं अपने करेक्टर शो करते हैं बेटा। इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए हुआ था ये वाली, इसीलिए ये चीज़ देखो, ये क्या है, जो डोमिनेटिंग होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दैट इज, ये क्या था, ये डोमिनेटिंग था, तो इसने अपना करेक्टर शो किया। यहाँ पर देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस है। तो दैट इज जो डोमिनेटिंग है ये, है ना, ये डोमिनेटिंग, तो जो डोमिनेटिंग होगा वो अपना करेक्टर शो करेगा। रिसेसिव शांत पड़ा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डोमिनेटिंग ने अपना काम किया, अपना करेक्टर शो किया, टॉल आया। लेकिन ये क्या था, ये एक जो था हमारा रिसेसिव भी था, मतलब स्मॉल टी। अब ये क्या है, ये रिसेसिव है ना, रिसेसिव। और रिसेसिव अपने अपना करेक्टर दिखाया। एक प्लांट ड्वार्फ भी मिला, लेकिन एक प्लांट ड्वार्फ कब मिला, जब क्या थे, दोनों ही क्या थे, दोनों ही रिसेसिव थे। यही तो पढ़ा अभी, तो यही तो ये बताया हमने कि रिसेसिव जीन अपना करेक्टर तभी शो करता है जब कोई भी डोमिनेटिंग ना हो, मतलब जब वो होमोजाइगस हो। जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा तभी वो अपना करेक्टर शो करता है, दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने क्या किया बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस states the gene that represents its character or shows its character in the generation is a dominating gene, that is law of dominance, वो dominate करता है, ठीक है। चलिए let's move to the further one, that is अभी बढ़ते हैं हम अपने